हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल फॉर टुडे सेशन। आज कंप्लीट सेक्शन ए कवर करने वाले हैं स्पेसिफिक पेपर का। बाकी पूरे सेक्शन ए के क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं और सेक्शन बी अगले वीडियो में कवर होगा। दैट विल बी ए लेंदी वीडियो, वो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चंस बहुत है। सो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा बट मैं वो सोल्यूशन दे दूंगा, डोंट वरी। एंड वन रिक्वेस्ट फ्रॉम यू गाइस, एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ठीक है, यार से भी पूछ रहा हूँ। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, ताकि मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिल सके कि मेरे को बच्चों को पसंद आ रहा है टॉपिक और मैं और वीडियो बना सकूँ। अगर आप वो आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको करना है कि नहीं करना है, बट एटलीस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू कि आप कमेंट्स दो, मुझे फीडबैक दो कि मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, बोथ आर वेलकम, बस गाली मत देना बस, ठीक है। बस इतना सही रिक्वेस्ट है और कुछ नहीं। और हाँ, एक कम्युनिटी पोल में मैंने एक अगला वन शॉट सेशन के लिए मैंने टॉपिक्स डाले, आप लोग वोट करो, ठीक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि मुझे आइडिया लगे कि कौन से टॉपिक पे करना है। आप लोग अब तक बहुत लोगों ने वोट नहीं किया। चलो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्या है, वही फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, वही कॉन्सेप्ट है, एमसीक्यू में किया था वो ये। while factorizing a given polynomial using remainder and factor theorem, a student finds 2x plus 1 is a factor of 2x cube plus 7x square plus 2x minus 3. Is the student solution correct, stating that 2x plus 1 is a factor of given polynomial? चेक करना है कि ये फैक्टर है कि नहीं है। सिंपल सा बात है, अगर हम डिवाइड करके देखेंगे, डिवाइड करके अगर हमें रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है, दैट मीन इट्स नॉट ए फैक्टर। अगर रिमाइंडर जीरो आ रहा है मतलब इट्स ए फैक्टर। हमको चेक करना है, एक तो क्या है, कंप्लीट डिवीजन करो, बट वो अननेसेसरी हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला है, यूजिंग रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम यूज़ करना है, तो क्या करना होगा पहले। चलो एफ ऑफ एक्स अज्यूम कर लेते हैं, किसको, बड़े एक्सप्रेशन को, 2x³ प्लस 7x² प्लस 2x-3 बराबर। अभी 2x+1 से डिवाइड करना है, तो ठीक है, रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम के हिसाब से अभी क्या करेंगे, 2x+1 इक्वल टू 0 करेंगे, तो वैल्यू ऑफ x क्या आया, -½ नाउ दिस -½ को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इन द इक्वेशन f ऑफ x। सो f ऑफ -½ कितना हुआ, इज इक्वल टू 2 इंटू -1/8। कैसे आया आप पूछोगे ना, मारूंगा सीधा सर। प्लस 7 टाइम्स ऑफ इंटू 1/4। नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे या इवन पावर जो भी रहेगा, नेगेटिव कट जाएगा, ऑड पावर है तो नेगेटिव बच जाएगा। सो यहाँ पे क्या बचा फिर, -1 -3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें आएगा -1/4 प्लस 7/4 -4। अभी तुम लोग पूरा सॉल्व करके देखो, अभी ये मुझे देख के पता चला, कॉमन सेंस लगाओगे, यहाँ पे क्या वैल्यू जीरो आ रहा है, नहीं रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम। सो आई कैन सिंपली स्टेट दैट 2x+1 is not a factor of polynomial f of x। इरेज करने में बहुत आलस आता है, पावर पॉइंट का यही नुकसान है, स्मार्ट बोर्ड में कब जाएंगे पता नहीं। 2x+1 is not a factor of f of x। पहला वाला तो हो गया, स्टूडेंट ने जो निकाला गलत किया, तुम लोगों की तरह कैलकुलेशन मिस्टेक है, कुछ तो किया होगा। वैलिड रीजन क्या है वो भी बता दिया। अभी क्या बोला, ऑल्सो फैक्टराइज द पॉलिनोमियल कंप्लीटली। 4 मार्क का क्वेश्चन है, 3 मार्क का नहीं है। अभी कैसे करेंगे फैक्टराइज, तो फिर हमको एक फैक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब उसके लिए क्या करना है, एक्स का कोई वैल्यू असीम करना पड़ेगा, हिट एंड ट्राई मेथड। तो जनरली देखा गया मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में एक्स का रेंज -2 -1 0 1 2, इनके बीच में से कोई रह रहता है, कभी कभार हाफ -½ वो बहुत रह रहा है, या फिर -3 +3। बट 90% केस में इनमें से कोई एक वैल्यू पॉलिनोमियल का कोई रहता है। चलो अब एक काम करते हैं हम, वैल्यू एक बार 1 करके देखें क्या कितना आ रहा है। चलो 2 टाइम्स ऑफ एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 1 + 7 1 + 2 -3। 2 इंटू 1 2 ही होता है, 7 टू 9, 9 टू 11 -3 नहीं हो पाएगा। एक बार -1 डाल के देखें क्या, क्या बोलते हो, ट्राई करके देखते हैं। 2 टाइम्स ऑफ -1 का क्यूब क्या होता है, -1 ही होता है, -1 का स्क्वायर प्लस 7 ही हो गया। 2 इंटू -1 -2 हो गया, या -3 हो गया, तो क्या हुआ, -2 -2 -3 + 7, -2 -2 -4 -4 -3 -7 + 7 = 0। अरे वाह, तो -1 है, एक्स का वैल्यू -1 है। ओके, डिपेंडेंट एंड फैक्टर थ्योरम का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। सो आई कैन से x = -1। अब इसको लेफ्ट साइड में लेके आया तो क्या होगा, x+1 is a factor of f of x।
एक तो मिल गया, अभी पूरा फैक्टराइज करना है पूरे पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स को। चलो ठीक है, करते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड करना पड़ेगा। तो पहले बाहर आएगा x+1, डिवाइड करेंगे इसको 2x³ प्लस 7x² प्लस 2x-3 से, बराबर 2x³ अपॉन एक्स, 2x³ अपॉन एक्स करेंगे तो क्या होगा, 2x² हो गया। ठीक है, तो 2x² इंटू एक्स कितना होता है, 2x³, 2x² प्लस 1 कितना होता है, 2x², माइनस करेंगे क्या हो गया, 2x² कट गया, 7 - 2 कितना होता है, 5x²। अभी एक को नीचे लेके आया तो क्या हुआ, प्लस 2x, बराबर, इसको हटा पहले। हाँ, अभी पहला वाला कौन सा, 5x², तो 5x² अपॉन इसका पहला वाला क्या, x ही है, x कट गया। अभी कुछ लोग बोलेंगे 1+x किया तो 1 पहले आएगा, नहीं नहीं, वेरिएबल वाला उठा, हाईएस्ट पावर जो भी। तो अभी क्या बचा, 5x, ठीक है, तो यहाँ पे क्या 5x लिख। नाउ यहाँ पे कौन सा कलर, रेड कलर कर देता हूँ। 5x इंटू x+1 करेंगे तो क्या हुआ, 5x² प्लस 5x, माइनस कर वापस, 5x² कट गया तो यहाँ क्या हुआ, -3x, 2 - 5 कितना, -3। अभी ये -3 को नीचे लेगा, -3 हो गया। अभी क्या करना है, अभी एक और चेक करना पड़ेगा। नाउ -3x पहला वाला वेरिएबल वाला और यहाँ का वेरिएबल वाला अपॉन x करेंगे तो क्या आया, -3। तो यहाँ पे -3 रख दे, एक काम को वाइट ओवरराइट कर देता हूँ। नाउ -3 इंटू x+1 कर, कितना आ रहा है देखते हैं। तो क्या हुआ, -3x -3, साइन चेंज किया तो कट गया, तो पूरा रिमाइंडर ही 0 हो गया। तो हमें मिल गया एक्सप्रेशन, क्या एक्सप्रेशन मिला, वी गेट द एक्सप्रेशन x+1 इंटू 2x² प्लस 5x -3। अभी ये दोनों को मल्टीप्लाई करेगा देखो सेम एफ ऑफ एक्स मिलेगा, यानी डिविड, क्या बोलते हैं इसको, ही बोलते हैं ना एफ ऑफ एक्स, ये वाला एक्सप्रेशन बड़ा वाला, डिविडेंड डिवाइजर क्वोशिएंट रिमाइंडर, क्या होता है पता है ना। चलो चलो, इधर ही 8 मिनट हो गए। नाउ अभी क्या करना है, x+1 इंटू 2x² प्लस 5x-3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिड्यूस करना है, फैक्टराइज करना है। कैसे करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो 2x² प्लस 6x -1x -3 लिख सकते हैं, इंटू x+1 बराबर, वापस से x+1 करेंगे तो 2x और प्लस 6 में क्या 2 कॉमन है, x भी कॉमन है, तो x+3 हो गया, -1 कॉमन लिया तो वापस से x+3 कॉमन हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, x+1 इंटू x+3 इंटू 2x-1, फैक्ट कंप्लीट फैक्टराइजेशन सिंपल, यही है फाइनल आंसर। ये तीनों को मल्टीप्लाई करेगा तेरे को सेम एफ ऑफ एक्स आंसर मिल जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, रिसेंट वीडियो आपने अगर देखा रहेगा तो आप लोग इजीली सॉल्व कर पाओगे। P is a point on x axis which divide the line joining a -6, 2 and b 9, -4. Find the ratio which divide the line segment AP। मतलब पहले P फाइंड आउट करना है, मतलब क्वेश्चन कहना चाहता है एक लाइन है ए बी जिसका कोऑर्डिनेट है -6, 2 और एक है 9, -4, बराबर। अब एक पॉइंट, तो एक पॉइंट पी है जो बीच में आ रहा है, जो एक्स एक्सिस में लाई करता है। नाउ इफ यू रिकॉल द कॉन्सेप्ट, एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है मतलब वाई का वैल्यू डेफिनेटली 0 है। हम एक्स का कोई कोऑर्डिनेट अज्यूम कर लेते हैं ए, ठीक है। अभी ये डिवाइड इन रेशियो m/n है, सिंपली आई मीन टू से ए पी अपॉन बी पी द रेशियो है m/n, बराबर। अभी मुझे रेशियो निकालना है, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट भी निकालना है, दोनों निकल के आ जाएगा सेक्शन फॉर्मूला यूज करके। सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n, my2 प्लस ny1 अपॉन m+n, जो स्पीड में बोला ना। तो चलो किसको x1 x2 अज्यूम कर लेते हैं, इसको मैंने x1 बोला, इसको मैंने y1 बोला, इसको मैंने x2 बोला, इसको मैंने y2 बोला, ठीक है। चलो अभी निकालते कैसे फॉर्मूला, a,0, नया कलर यूज़ करते, चलो ऑरेंज यूज़ करते हैं, ठीक है, ओवरराइट हो गया। नाउ a,0 इज इक्वल टू m
x2 क्या है 9, n x1 क्या हुआ -6 अपॉन m प्लस n, वापस m y2 क्या है -4m n y1 प्लस 2n अपॉन m प्लस। अभी देखेगा तो बस दो नहीं, कितने अननोन है, 3 अननोन है, m नहीं पता, n नहीं पता, a भी नहीं पता। अगर हमने a से कंपेयर किया, a इज इक्वल टू 9m माइनस 6n अपॉन m प्लस n और 0 इज इक्वल टू -4m प्लस 2n अपॉन m प्लस n। अभी आप कौन सा वाला लोगे, ए वाला लोगे तो फिर आप लोग कन्फ्यूजन और बढ़ जाएगा, क्योंकि 3 अननोन हो जाएंगे। सो इट बेटर टू टेक 0, 0 से कंपेयर करते हैं, 0 और इसको 0 और -4m प्लस 2n अपॉन m प्लस n बराबर। सो तो 0 को मैं अगर 0 से मैंने डिनोमिनेटर को लेके गया राइट साइड में, तो 0 इंटू m प्लस n कितना हुआ 0 हो गया, तो 0 इज इक्वल टू -4m प्लस 2n। 4m को लेके आया लेफ्ट साइड में, तो 4m इज इक्वल टू 2n हो जाएगा, 2 2 4, m बाई n का वैल्यू आया 1/2। अरे वाह, तो रेशियो मिल गया हमको, तो लिख देते इधर m बाई n है 1/2, m अपॉन n आया 1/2। चलो अभी अगला क्या निकालना है, कोफिशिएंट्स, यानी a का वैल्यू निकालना है, जो जैसे कोऑर्डिनेट का वैल्यू। अभी a से कंपेयर करेंगे, a का वैल्यू क्या था, a इज इक्वल टू mx2 9m nx1 -6n अपॉन m प्लस n था। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, 2m इज इक्वल टू n लिख सकता हूँ क्या, 2m इज इक्वल टू n लिख सकता हूँ, यस। तो m बाई n वापस 1/2 ही आएगा, तो सब्स्टिट्यूट कर यहाँ पे a इज इक्वल टू 9 m माइनस 6 इंटू 2 12m, ओके 12m अपॉन m प्लस 2m कितना हुआ 3m। तो a का वैल्यू आया -3m अपॉन 3m, कितना आया 9 3 12, हाँ बराबर 3m, ओके। सो वैल्यू ऑफ a हमें मिला -1। सो कोफिशिएंट का वैल्यू आया हमको -1,0। सिंपल था, दूसरा भी मिल गया हमें, ओके। एक का क्या था, एक का रेशियो था 1:2, दूसरे का आया -1,0। कोऑर्डिनेट्स, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू ए बी एंड पासिंग थ्रू -3,2। अगर मुझे स्लोप ऑफ ए बी पता चल गया तो फिर मतलब मैं निकाल सकता हूँ इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। पैरेलल लाइंस का स्लोप सेम होता है, तो ए बी का स्लोप का वैल्यू क्या निकालना है, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, -4 -2 अपॉन 9 प्लस 6, प्लस कैसे, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो क्या हुआ -6 अपॉन 15, 3 2 6, 3 5 15, तो स्लोप का वैल्यू आया -2/5। अभी डायग्राम की जरूरत है क्या, नहीं जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो यूजिंग क्या, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, स्लोप पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। तो y माइनस y1 क्या है, y1 है -2, माइनस ऑफ माइनस प्लस 2 हो गया, स्लोप का वैल्यू है -2/5। x माइनस x1, x1 क्या है -3, माइनस ऑफ माइनस क्या हुआ प्लस हो गया, ठीक है। तो 5y प्लस 10 इज इक्वल टू -2x माइनस 6, 2x को लेफ्ट साइड ले गया, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 10 को राइट से लेके गया तो क्या हुआ -16 हो गया। यहाँ पे तुम्हारा थोड़ा थिंकिंग टेस्ट होने वाला है, सर्कल का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देके बहुत लोग भाग जाएंगे, स्पेसिमेन पेपर में इसका सोल्यूशन है ऑब्वियसली, बट एक्सप्लेनेशन नहीं है, थ्योरम प्रॉपर नहीं है, समझ में नहीं आएगा। आई वॉन्ट यू ऑल टू ट्राई दिस क्वेश्चन। आप कमेंट करो आंसर अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो, मेरे वीडियो देखते देखते साथ ही साथ, गुड हैबिट है। मैं हमेशा कहता हूँ एक काम करो, ये क्या रिकॉर्डेड है, अगर आपको स्किप भी हो गया ना तो पीछे करके देख सकते हो, इशू नहीं है। पहले कुछ क्वेश्चंस, इफ़ यू आर न्यू टू दिस, मतलब कोई भी वन शॉट सेशन देख रहे हो, अगर आप न्यू हो, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तो शुरू के कुछ कॉन्सेप्ट में देख लो। एक तो क्वेश्चन मेरे सॉल्व होने के बाद आप लोग नोट करो, उसके बाद जब नए क्वेश्चन में आगे जाओगे तो पॉज करके सॉल्व करके देखो, नहीं हो रहा है तो सोल्यूशन देखो, फिर आगे वैसे ही पॉज करके ट्राई करो, ऐसे करते जाना, गुड हैबिट है। शुरू में तकलीफ होगा पर धीरे धीरे आदत हो जाएगी, ठीक है। सोचने में टाइम जाता है, करने में तो इतना क्या बोलते हैं, कई लोगों का कैलकुलेशन अच्छा होगा मेरे से ज़्यादा, पर सोचने में टाइम जा रहा है, क्या कर सकते हैं। चलो, AC is a diameter with a circle center, CD is parallel to
BE, ओके डायग्राम दिख तो रहा है ना आपको, मेरे को तो दिख रहा है। फाइंड कैलकुलेट एंगल BEC, BEC निकालना है। BEC किधर है, ये वाला एंगल। अभी आप देखोगे AC इसे स्ट्रेट लाइन, AC है ये स्ट्रेट लाइन है, और एंगल सम ऑफ ऑल एंगल्स इन स्ट्रेट लाइन कितना होता है 180 डिग्री, और ये वाला एंगल तो 80 डिग्री दिया है, ठीक है। तो 180 में से 80 गया तो कितना बचा, 100 डिग्री, 1000 नहीं है 100 डिग्री है। सो आई कैन से एंगल BOC इज इक्वल टू 100 डिग्री। रीजन क्या है, सम ऑफ ऑल एंगल इन स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। तुमको रीजन लिखना पड़ेगा, ऐसे ही तुम आंसर लिखोगे ना, इसका मतलब चीटिंग कर रहे हो तुम लोग। तुम्हारा कॉन्सेप्ट कितना पता है, तुम्हें थ्योरम का नॉलेज कितना है वो चेक करना चाहता है एग्जामिनर। सर्कल और सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल बहुत बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल मेरे को डिफिकल्ट लगता था 10th में। जब मैं 10th पढ़ रहा था। सर्कल्स तुम लोगों को डिफिकल्ट क्यों लगता है, क्योंकि तुमको थ्योरम का नॉलेज नहीं है ज़्यादा। कुछ थ्योरम दिमाग से छूट गया होगा, या फिर याद नहीं हो रहा है, थ्योरम रिकॉल नहीं हो रहा है। थ्योरम सब पता है तो थोड़ा सोचने में टाइम लगता है शुरू में, लेकिन बट आंसर निकल जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पे सर हमने BOC निकाला, तो उसका क्या फ़ायदा, C एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, यहाँ पे आर्क कौन सा है, BC। एंगल आर्क BC ने कौन सा एंगल सबटेंड किया, एंगल BOC को सबटेंड किया। एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कमफरेंस। वो कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल BEC बैक। सो आई कैन से एंगल BEC का ट्वाइस, 2 टाइम्स ऑफ एंगल BEC इज एंगल BOC। एंगल BOC कितना है 100 डिग्री, तो एंगल BEC कितना हुआ 50 डिग्री। ये 2 उधर गया तो कितना हुआ 50 डिग्री हो गया, तो पहला वाला क्या है 50 डिग्री, तो पहला वाला खत्म, समझे। मैं अभी इतना जगह नहीं मेरे पास, इसलिए मैं लिख नहीं रहा। एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट एनी पॉइंट ऑन सर्कमफ्रेंस। अच्छे से लिखना है तुमको, मैं बस बता रहा हूँ तुमको सॉल्व कैसे करना है। पहला वाला मिल गया। अभी दूसरा क्या, एंगल BCD निकालना है। BCD कौन सा है, ब्लैक पेन यूज करता हूँ। एंगल BCD है, उसमें से एक बीच वाला 20 डिग्री है, वो तो निकल गया, बाकी कैसे निकलेंगे। C अगर आपको कुछ नोटिस कर रहे हो, ये BO एंड OC से रेडियस, यस रेडियस तो साइज क्या बोलते हैं उसका, लेंथ इक्वल होता है। नाउ आई कैन से ट्राइंगल POC इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल। हाँ सर आइसोसेलेस ट्राइंगल, स्पेलिंग मिस्टेक है तो माफ करना। आइसोसेलेस ट्राइंगल में इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये अगर मैंने इसको x माना, तो इसको भी मैंने x डिग्री मानना पड़ेगा। और BOC कितना है 100 है, तो 100 प्लस 2x, सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो 2x कितना हुआ 80 डिग्री, तो x कितना हुआ 40 डिग्री। अरे वाह, पहले BCD में से तीन एंगल निकालने थे, उसमें से एक तो भी 20 डिग्री गिवन है, दूसरा भी मिल गया। दूसरा कितना आया 40 डिग्री। अभी तीसरा वाला निकालना है, तीसरा वाला यानी ये वाला ऑरेंज वाला जो किया ना अभी, दिख रहा है क्या आपको, हाँ ये ऑरेंज वाला हिस्सा। ऑरेंज वाला हिस्सा निकल गया तो फिर हमको BCD एंगल निकल जाएगा 40 प्लस 20 प्लस अननोन बराबर। अभी वो कैसे निकालना है वो सोचना है अभी, ऐसे 4 मार्क का क्वेश्चन थोड़ी ना है, कम्स अंडर एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। चलो ठीक है, थोड़ा सोचो अब क्या कर सकते हैं हम। ये पैरालेंस दिया है, कुछ तो रीजन के कारण पैरालेंस दिया रहेगा। कभी कभार क्वेश्चन में एक्स्ट्रा चीज़ें कंफ्यूज करने के लिए दी रहती है, कभी कभार उसको यूज़ करना होता है, वो हम पे डिपेंड करता है। नाउ अगर मेरे को एंगल CEB मिल गया, ये कहाँ कौन सा कलर लूँ मैं अभी, ब्लैक कलर ले दे दो चलो। एंगल CEB मिल गया, तो मुझे एंगल DCE मिल जाएगा, ऑरेंज वाला हिस्सा भी मिल जाएगा। ये दोनों DC और EB दोनों क्या है पैरेलल लाइंस हैं, और यहाँ पे जो एंगल बनता है क्या ऑल्टरनेट एंगल नहीं बन रहा, कुछ दिख रहा है, यस यस ऑल्टरनेट एंगल तो दिख रहा है, मजा आ गया। बट अभी CEB कैसे निकालेंगे, वो तो ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में बेवकूफ। ऊपर देख फर्स्ट कैलकुलेट क्या BEC निकालने बोला था ना, BEC को मैं क्या बोल सकता हूँ, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। एंगल BEC बैक, BEC 50 डिग्री है, मैं उसको क्या एंगल CEB नहीं बोल सकता क्या, बोल सकता हूँ। ऊपर से देखें ऐसे भी देख, वही सेम ही तो है।
तो हमें अननोन मिल गया। क्या है अननोन का वैल्यू? 50 डिग्री। समझ में आया कि नहीं समझ में आया क्या बोल रहा था मैं? तो एंगल बी सी डी का वैल्यू आया 50 प्लस 20 प्लस 40, कितना हुआ? 50 20 40 20 60, 60 प्लस 50 110 डिग्री। तो दूसरे का आंसर आया मुझे 110 डिग्री। सेकंड भी मिल गया। अभी कौन सा एंगल निकालना है? तीसरा एंगल सी ई डी। ओके, एंगल सी ई डी निकालना है। तो ये वाला तो 50 पता चल गया, अभी इसका यूज़ नहीं है। मुझे एंगल सिर्फ सी डी निकालना है, ये वाला रीजन जो अभी कर रहा हूँ मार्क। कैसे निकालेंगे एंगल सी डी? तो सोच के बताओ। मैं तुरंत बताते रहूँगा ना, तुम लोग हाँ सर ऐसा होगा, ऐसा थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। दिमाग 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 नहीं, ऐसा नहीं बोलूँगा। टाइम लगता है, शुरू शुरू में क्लिक नहीं होता है। मेरे को भी शुरू शुरू में ऐसे तकलीफ होता था, पता था। 10वीं में था ना, तो मेरे को भी थोड़ा ये बाकी लोग आराम से फटाफट कर रहे हैं यार, मेरे को क्यों थ्योरम क्लिक नहीं हो रहा है? तो थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एक बार में तुरंत नहीं आएगा। 110 डिग्री। ये डायमीटर का कुछ जुगाड़ कर सकते हैं क्या सर? डायमीटर का क्या जुगाड़ कर सकते हैं? एक काम करते हैं, लेट से मैंने इस ई ए को ज्वाइन किया। मैंने ई ए को ज्वाइन किया। सो अभी देख क्या दिख रहा है? टी सी ए ई इज अ साइक्लिक क्वाड्रेटर। हाँ सर, साइक्लिक क्वाड्रेटर तो बन रहा है। साइक्लिक क्वाड्रेटर, साइक्लिक क्वाड्रेटर की एक अच्छी प्रॉपर्टी क्या है? ऑपोजिट साइड्स का सम मिलके कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, और हमको तो ये पता था कितना है, 50 डिग्री था। ठीक है, तो अभी हमें ये वाला एंगल तो मिल सकता है ना पूरा? यस। तो एक वाला कितना था? ये वाला मिला के कितना आ रहा है? ये 50 प्लस 20 कितना है? 70। तो 7, अरे यार सॉरी ब्लैक कलर है ना, 70 प्लस एंगल ए ई डी इज इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए ई डी कितना हुआ? 110 डिग्री। बराबर। सर हमें ए डी निकालने थोड़ी ना बोला है, अभी क्या कर रहे हो सर? मजाक मत करो हमारे साथ। अरे भाई शांत रहे, थोड़ा पेशेंस लगा। अपने को क्या मिला? एंगल ए ई डी 110 डिग्री मिल गया। हमको क्या पता है ये वाला एंगल कितना था? बैक 50 डिग्री था। बराबर। अभी ये दोनों मिला के कितना है? डायमीटर सबटेंड कितना एंगल लगाता है? 90 डिग्री एट द सेंटर। अरे बाबा, एक सर्कल है, मान लो डायमीटर है। डायमीटर कोई भी एंगल कितना बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा। तू कैसे भी करके देख, डायमीटर बेस सबटेंड 90 का एट एनी पॉइंट ऑन सर्कमफ्रेंस, ये प्रॉपर्टी होती है। तो एंगल ए ई सी कितना हुआ? 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये कितना हुआ? 50, और ये कितना हुआ? 40, मिला के पूरा 90 डिग्री हो रहा है। पर टोटल ए डी कितना है? ए ई डी है 110 डिग्री। तो 110 में से 90 हटा दिया तो कितना बचा? 20 डिग्री। ओके, ब्लू ले लेता हूँ इस पर। सो दिस एंगल विल बी हाउ मच? 20 डिग्री। थोड़ा ट्रिकी लगा बट आसान है। मैंने 50 का थोड़ा वो अनवांटेड था, डायरेक्टली मैं बोल सकता था डायमीटर सब 90 की कंस्ट्रक्शन करके देख लिया, और अपोजिट एंगल साइक्लिक क्वाड्रेटर 180 डिग्री है, तो निकल गया। और क्या? अभी नहीं समझ में आ रहा है ना, वापस रिवाइंड करके देख लो, समझ में आ जाएगा। प्लीज़ डोंट स्किप ये क्वेश्चन स्किप मत करना भाई, ये बोलना चाहूँगा। मैं कह रहा हूँ एक और बार ट्राई करना, ट्राई इट। 11 माइनस 7 माइनस 3 49 53। विच टाइप ऑफ प्रोग्रेशन है? देख के पता चल रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ए पी पहला वाला डन। सर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आया कैसे? देख भाई, कॉमन डिफरेंस निकालेगा तो क्या आ रहा है? कॉमन डिफरेंस आया +4 ही आ रहा है। तू देख हर बार 4 ऐड होते जा रहा है। 49 प्लस 4 53 होता है, -7 प्लस 4 -3 होता है, -11 प्लस 4 क्या था? -7 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस फिक्स आ रहा है, तो मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। अभी हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन ऑल? लास्ट टर्म क्या है? लास्ट टर्म इज 53। तो टी एन क्या है? टी एन लास्ट टर्म है 53। एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स ऑफ डी। डी पता है, फर्स्ट टर्म क्या है? ए -11 है। तो 53 इज इक्वल टू -11 प्लस एन माइनस वन टाइम्स ऑफ 4। 53 प्लस 11 कितना होता है? 53 10 63 164। 64 बाई 4 इज इक्वल टू एन माइनस वन। 4 1 जा 4 5 6 में 2 6 16 5 6 में 2 4 5 20
16, हाँ। तो n इज इक्वल टू कितना हुआ, 17 टर्म्स हैं। सिंपली ये चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की ज़्यादातर क्वेश्चंस आर ऑलवेज फॉर्मूला बेस्ड। सीबीएसई में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन डिफिकल्ट लगता है क्योंकि उनको वर्ड प्रॉब्लम्स सिलेबस में है। आईसीसी का मैंने इतना एग्जाम आते हुए देखा नहीं है मैं अभी तक, इसलिए उनके लिए तो बल्ले बल्ले, बस कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, 17 टर्म्स है। अभी क्या है, मिडिल टर्म कैसे निकालना है। मिडिल टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं। आपको याद होगा हमने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा था, ऑड टर्म है तो 17 प्लस 1/2 टर्म, 18 का था, 9th टर्म इज द मिडिल टर्म, 9th टर्म। आपको अभी 9th टर्म लिख के बहुत लोग छोड़ देंगे, ये आंसर नहीं है, वैल्यू पूछा है, वैल्यू 9th टर्म में क्या है। तो T9 फॉर्मूला लगा, टी एन की जगह T9 एन की जगह a प्लस n-1d, 9 - 1 क्या हुआ 8d। तो फर्स्ट टर्म इज -11 प्लस 8 इंटू 4 इंटू 8 32, 32 में से 10 गया तो कितना हुआ 22, तो क्या हुआ 21। ओके 21 इज द फाइनल आंसर। अभी मैं चेक कर रहा था सर्कल के क्वेश्चन में, मैं 10 मिनट के ऊपर तक एक्सप्लेन कर रहा था। तुम लोगों को उतना टाइम लेना नहीं है, तुम लोगों को मैक्सिमम कितना 4 मिनट के अंदर, 4 मार्क के अंदर 4 मिनट के अंदर खत्म करना है क्वेश्चन को। मैं बस समझा रहा हूँ जिनको अगर ये टॉपिक या थ्योरम कुछ पता नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। सर्कल में प्रॉब्लम क्या होता है, थ्योरम बहुत सारे हैं। एक थ्योरम तो बहुत लोग मिस कर देते हैं, एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट, एसएससी वाले स्पेशली, वो थ्योरम नहीं आता है, फिर बाद में कई क्वेश्चन में अटक जाते हैं वो बैठ के। चलो अभी लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, एक कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन है लास्ट में सेक्शन ए का, 5 मार्क है। मैं बोल रहा हूँ कंस्ट्रक्शन चैप्टर को मिस बिल्कुल नहीं करना है, बोनस है। कभी कभार क्या होता है सेक्शन बी में भी आईसीसी वालों को रिफ्लेक्शन टॉपिक आ सकता है 5 मार्क का, या फिर क्या बोलते हैं हिस्टोग्राम या ओचाइगोर का क्वेश्चन आता है 5 मार्क का। स्टैटिस्टिक्स मीन प्रोबेबिलिटी को छोड़ना ही नहीं है, 10 मार्क के ऊपर का वेटेज उधर ही है। मैंने वो अभी तक पढ़ाया नहीं है, इसलिए मैं वो करा नहीं सकता इधर, क्या बोलते हैं पीपीटी में अच्छे से नहीं होगा। आपको याद है जब मैंने कुछ शॉर्ट या रील बेचा रहेगा बहुत पहले, अगर आपने वीडियोस देखे रहेंगे प्रीवियस, तो उसमें मैंने पेन पेपर यूज़ करके बना के दिखाया था वाइट पेपर में। वैसा एक वीडियो बनाऊंगा अगर आपका डिमांड रहा तो, नहीं भी रहेगा तो मैं डालूंगा, मेरा ड्यूटी करूंगा मैं, बट वो एग्ज़ाम के पहले डालूंगा मैं। नहीं तो अभी डालूंगा तो फिर कोई देखेगा नहीं, क्या फ़ायदा। वो स्मार्ट बोर्ड में भी कराते हैं कुछ टीचर्स में देखा, लेकिन वो फील नहीं आता है मेरे को। अभी तो याद है जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था ना, तभी कंस्ट्रक्शन टॉपिक पढ़ाते थे हमको। दैट टाइम हमारे सर कुछ थे मैथ्स के सर, बड़ा सा ऐसा कुछ ज्योमेट्री बॉक्स का किट रहता था, चौक रखे जाते थे जो बोर्ड में बनाते थे, हम लोग भी समझ जाते थे, हम लोग का राउंडर प्रोटेक्टर कंपास यूज़ करके बना लेते थे पेपर। अभी वो क्या स्मार्ट बोर्ड में करना है, तुमको थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए, फील नहीं आता है वो। चलो, इन द गिवन डायग्राम ए टाइटल राइट एंगल सर्कुलर सिलेंडर वेसल विद बेस डायमीटर 7 सेंटीमीटर कंटेन लिक्विड। लंबा क्वेश्चन देख के भाग जाओगे, डायग्राम हाई घट लिया भगवान ये क्या है, ऐसा नहीं करना है। वेन प्लेस वर्टिकली, मतलब यही बोलना चाहता है अभी जो टिल्ट है, क्या बोलते हैं सिलेंडर टिल्ट है, मैंने इसको सीधा रख दिया। ओके, तो कुछ तो पानी भरा रहेगा, इधर तक आ गया होगा भी सीधा स्टेबल। ओके, डायमीटर 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हुआ 7/2 सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ लिक्विड इन द वेसल इज द मीन ऑफ टू हाइट शोन बिलो इन द डायग्राम। अभी जो ये हाइट होगा वाटर का, दैट इज द मीन ऑफ टू हाइट्स, यानी इसका और इसका एवरेज। तो क्या हुआ 6 + 1/2 कितना हुआ 7/2 इज द न्यू हाइट, तो मतलब इसका हाइट है 7/2 सेंटीमीटर, इतना सही है। फाइंड द एरिया ऑफ वेट सरफेस, मतलब वेट सरफेस का एरिया निकालना है, मतलब सिंपली बोला है वाटर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। सर टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, टॉप सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया टोटल सरफेस एरिया, यानी जो बेस का एरिया क्या है, बेस क्या है सर्कल है, सर्कल का फॉर्मूला क्या है πr², और कर्व सरफेस एरिया क्या है 2πr इंटू एच। तो पाई इंटू 7/2 का होल स्क्वायर प्लस 2π और 7/2 का होल स्क्वायर वापस आएगा। कैसे, आर भी 7/2 है, हाइट भी 7/2 है, दोनों का यूनिट चेक कर सेंटीमीटर है कि नहीं है। सेंटीमीटर है इसलिए मैं कर रहा हूँ, कोई मीटर होता तो कन्वर्ट करना पड़ता पहले। अभी क्या करना है, शायद 2π और पाई, तो क्या हुआ 3π इंटू 7/2 का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4। पाई को क्या लिख सकते हैं 22/7 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं, इंटू 22/7, 7 7 ज़ा 49 और 4 है तो क्या करने का 2 2 ज़ा 4 11। ओके, तो 11 3 ज़ा 33 इंटू 7/2, तो 33 इंटू 7 कर कितना आ रहा है, कैलकुलेट करते हैं 33 इंटू 7 231 डिवाइड बाई 2,
हाँ, तो हमें आंसर मिलेगा 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत लोग मिस्टेक करते हैं कि यूनिट गलत लिख देते हैं। आंसर भी सही है, सब सही है, वो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना भूल जाते हैं। कभी कभी सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर लिख देते हैं। मैंने देखा है फिजिक्स के पेपर में 9th के बच्चे डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस का यूनिट लिखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर लिखते हैं। मैं क्या बोलूँ, मार्क्स कैसे दे सकता हूँ मैं? अगर वो 1-2 मार्क का तो पूरा 0 ही देना पड़ेगा। अभी ये देखो 4 मार्क का तो 3 मार्क देना पड़ता है, फिर आंसर सही हो कोई भी वैलिडेशन नहीं मिलता है।